प्रणाम सभी को। इस 9 इकाई के आखिरी पीडीएफ में आपका स्वागत है और हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। पूंजीगत प्राप्तियों से आपका क्या अभिप्राय है और पूंजीगत प्राप्तियों के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ वे मौद्रिक प्राप्तियाँ हैं, ऐसी मौद्रिक प्राप्तियाँ जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति कम होती है। तो पूंजीगत प्राप्तियों के घटक कौन कौन से। पूंजीगत प्राप्तियाँ वे मौद्रिक प्राप्तियाँ हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्तियाँ कम होती है। पूंजीगत प्राप्तियों के घटक वही लिख लिया तीनों में। पूंजीगत प्राप्तियों के घटक मुख्य घटक निम्नलिखित है। नंबर 1, ऋणों की वसूली। इसमें राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक निकायों आदि को दिए गए ऋणों तथा अग्रिम की वसूलियाँ शामिल हैं। सरकार के लिए ये ऋण परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ। दूसरा, ऋण एवं उधार। तो सरकार विभिन्न स्रोतों से ऋण ले सकती है। तीसरा, सार्वजनिक उद्यमों के अंशपत्रों शेयर के निवेश या विनियोग की विपरीत धारणा है। निवेश या विनियोग की विपरीत धारणा है। विनिवेश से अभिप्राय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निजी हाथों में बिक्री से है। सरकार के कई उद्यमों और व्यावसायिक इकाइयों पर परिस्वामित्व होता है। यह सरकार की परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें सरकार किसी निजी उद्यमी या कंपनी को आंशिक या पूर्ण रूप से बेच सकती है। इस प्रकार की बिक्री को ही विनिवेश कहते हैं और इसके फलस्वरूप जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे पूंजीगत प्राप्तियाँ कहते हैं, क्योंकि इससे परिसंपत्तियों में कमी आती है। जैसे अभी वह एयर इंडिया बेच रहा है, रेलवे बेच रहा है, तो सार्वजनिक उद्यमों के अंशपत्रों शेयर का विनिवेश करना। तो आते हैं साख व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद। तो साख व्यय तथा पूंजीगत व्यय में मुख्य अंतर कौन कौन से है। नंबर 1, राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में आते हैं, राजस्व व्यय वह चालू व्यय है जो सरकार द्वारा प्रतिरक्षा, प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर किया जाता है। राजस्व व्यय वह चालू व्यय है जो सरकार द्वारा प्रतिरक्षा, प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर किए जाते हैं। और पूंजीगत व्यय वह व्यय है जो सरकार द्वारा दीर्घकालीन योजनाओं तथा निर्माण पर किया जाता है। इसके अंतर्गत रेल, बांध, भवन निर्माण, औद्योगिक विकास आदि पर किए जाने वाले व्यय सम्मिलित होते हैं। दूसरा, राजस्व व्यय से सरकार के दायित्वों में कमी नहीं आती। राजस्व व्यय से सरकार के दायित्वों में कमी कैसे नहीं आती। पूंजी व्यय के सरकार के दायित्व कम हो जाते हैं। तीसरा, यह नियमित रूप से किया जाता है और यह अनियमित रूप से किया जाता है। चौथा, ये व्यय यह व्यय गैर विकासात्मक श्रेणी में आते हैं और वे विकासात्मक श्रेणी में आते हैं, अर्थात इन्हें विकासात्मक व्यय कहा जाता है। अब चलते हैं राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर समझाइए। तो राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, और यह है अंतर का आधार। तो नंबर 1 आधार है अर्थ।
राजस्व प्राप्तियों का अर्थ क्या है? राजस्व प्राप्तियों से न तो कोई दायित्व उत्पन्न होता है और न ही सरकार की संपत्तियां कम होती है। और पूंजीगत प्राप्तियों से या तो सरकार के किसी दायित्व का सृजन होता है या किसी संपत्ति में कमी होती है। दूसरा, प्रकृति। ये प्राप्तियों नियमित तथा आवर्तक प्रकृति की होती है और ये प्राप्तियां अनियमित तथा अनावर्तक प्रकृति की होती है। तीसरा, भविष्य में लौटाने का दायित्व। तो भविष्य में किसी भी राशि को लौटाने का दायित्व नहीं रहता और इसमें कुछ पूंजीगत प्राप्तियां जैसे उधारी भविष्य में आवश्यक लौटानी पड़ती है तथा ब्याज भी देना पड़ता है, अर्थात भविष्य में ब्याज सहित लौटाने का दायित्व रहता है। चौथा, उदाहरण आयकर, वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर यानी जीएसटी तथा गैर कर राजस्व, ब्याज शुल्क आदि। और यह है पूंजीगत प्राप्तियां, उधारी तथा विनियोग की बिक्री। धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी यह बजट। आपको अवश्य समझ में आई होगी। आपने मुझे सुना इस अध्याय के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। केंद्र सरकार का व्यय देखिए, पेंशन पर मद इतना खर्च कर रही है, फिर रक्षा पर इतना, सब्सिडी, कृषि संबंध कार्यकलाप पर, वाणिज्य उद्योग पर, पूर्वोत्तर का विकास, शिक्षा, ऊर्जा, विदेश मामले, वित्त, स्वास्थ्य, गृह, ब्याज, आईटी और दूरसंचार, योजना एवं सांख्यिकी, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक विभाग, सामाजिक कल्याण, कर प्रशासन, राज्यों का अंतरण, परिवहन, संघ राज्य क्षेत्र और शहरी विकास और अन्य, कुल 27,86,349 करोड़। तो गृह कार्य है इस इकाई का महत्वपूर्ण। सरकार में, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? और सरकारी बजट सामान्यतः प्रस्तुत किया जाता है वर्ष में। फिर आम आदमी बीमा योजना कब से प्रारंभ हुई? धन्यवाद।